Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain chapter 1 Resources and Development, class 10th from Geography book. So watch this video till the end. Let's start now. Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our village and town? क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में यूज की जाती हैं? लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल्स यूज इन देयर मेकिंग। और ऐसे आप आइटम्स के एक लिस्ट तैयार करो और इनको बनाने में जो भी मटेरियल यूज किया जाता है उनके नेम बताओ। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जो भी वस्तुएं जो हमारी नीड को, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरी करने में सहायक होती हैं, ठीक है, तो उनको जिससे मतलब और वो जिससे बनाने के लिए जैसे कि टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इकोनॉमिकली फिजिबल और आर्थिक रूप से फिजिबल भी है, संभाव्य भी है, एंड कल्चरली एक्सपेक्टेबल और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है, एक्सेप्टेबल भी है, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। रिसोर्स में संसाधन। ओके, सो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दे रखा है इधर। फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट भौतिक पर्यावरण, नेचर प्रकृति, ह्यूमन बीइंग मानव, टेक्नोलॉजी और इधर इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर जो भी संस्थाएं हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. और हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, ठीक है, उसका जो प्रोसेस चलता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वो मतलब इन्वॉल्व करता है, इंटरेक्ट करता है किसके लिए? रिलेशन बिटवीन नेचर, ओके, प्रकृति, एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, एंड इंस्टीट्यूशन, और जो भी संस्थाएं हैं उनसे संबंध रखता है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट, और जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं? इंटरेक्ट करता है, मतलब बिल्कुल एक तरह से मानव जो है वो इंटरेक्ट होता है नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा। जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी के थ्रू वो क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशंस, जो भी संस्थाएं होती हैं, उनको क्रिएट करते हैं टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कि उनका आर्थिक विकास मतलब तेजी से बढ़ सके, एक्सेलरेट हो सके। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी? क्या आप भी मतलब और जो बहुत से लोगों की तरह ये मानते हैं कि संसाधनों को प्राकृतिक उपहार, मतलब आप क्या सोचते हो कि फ्री गिफ्ट है नेचर के? दे आर नॉट, ये ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो मानवीय क्रियाओं का एक परिणाम है। ह्यूमन बीइंग themselves are essential components of resources। और मानव जो ह्यूमन बीइंग है वो स्वयं ही संसाधनों का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स एक बहुत ज्यादा एसेंशियल महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है इस चीज का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। और वो क्या करता है? पर्यावरण में पाए जाने वाले जो भी मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको संसाधनों में क्या कर देते हैं? मतलब जो भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म परिवर्तित करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड
इन द फॉलोइंग वेज, और उन्हें मतलब क्या करते हैं, फिर अवेलेबल भी होते हैं, वो प्रयोग भी करते हैं उन चीज़ों का। और ये जो संसाधन होते हैं, ठीक है, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इन रिसोर्सेज को हम मतलब कई तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो वो ये है यहाँ पे, ए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव। सेकंड है बी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और यहाँ पर एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब समाप्त होने के आधार पर, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल कर सकते हैं, नवीकरण, या फिर नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरण। सी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। यहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्तिगत कोई भी, या फिर कम्युनिटी सामुदायिक, नेशनल एंड इंटरनेशनल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पर। डी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व्स, विकास के स्तर पर, मतलब इसके आधार पर भी ये हो सकता है, या तो पोटेंशियल हो सकता है, संभावी, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, विकसित भंडार हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, और रिजर्व्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर ये एक रिसोर्सेज का पूरा चार्ट दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज नेचुरल, ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक, और इधर ह्यूमन, ह्यूमन मानवीय। तो यहाँ पर नेचुरल में क्या क्या आ रहा है हमारा, रिन्यूएबल है, ओके, नॉन रिन्यूएबल, कंटिन्यूअस और फ्लो, एग्जाम्पल में विंड, वाटर। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में आ गया यहाँ पे हमारा नेचुरल और वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन आ गया है यहाँ पे, या फिर इधर आ गया आपका नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, प्राकृतिक वनस्पति, वन, ओके। इधर हमारा नॉन रिन्यूएबल, तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल में इधर रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल मेटल, रिसाइकल क्या हो सकता है, मेटल, धातु। और नॉन रिसाइक्लेबल जो रिसाइकल नहीं हो सकता वो है एग्जाम्पल में फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन जिसे बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल। इधर ह्यूमन, ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन ने क्या किए हैं, स्ट्रक्चर्स किए हैं, संरचनाएं की हैं और संस्थाएं बनाई हैं। और इधर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा एवं जो आपकी गुणवत्ता है वो, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। एक्टिविटी, एक्टिविटी में आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 रिसोर्सेज फ्रॉम ईच कैटेगरी। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एटलीस्ट 2 रिसोर्सेज, दो, कम से कम मतलब 2 रिसोर्सेज तो आपको आइडेंटिफाई करनी है फ्रॉम ईच कैटेगरी। सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सबसे पहले आपका आता है उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज जैव संसाधन, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. So यहाँ पे these are obtained from, इन संसाधनों की जो प्राप्ति है जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे कि मनुष्य हो गया यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग हो गया, फ्लोरा एंड फौना हो गया, प्राणी जात, फिशरीज हो गया, और लाइव स्टॉक, पशुधन, एटसेट्रा। एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज जैव संसाधन में ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और अजैव में क्या आता है, वो सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, उनको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज, अजैव संसाधन वो कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक एंड मेटल्स, जैसे कि चट्टानें और धातुएं, रॉक एंड मेटल्स, चट्टान और धातुएं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, अब यहाँ पे हमारा आया एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्त होने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं,
जिनका नवीकरण हो सकता है, जो दोबारा से बन सकती हैं, तो वो होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरण योग्य संसाधन। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड by physical, chemical or mechanical process are known as renewable और replenishable resources। वे संसाधन जिन्हें भौतिक या फिर रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? रिन्यूएबल, नवीकरण, या फिर रिप्लेनिशिव रिसोर्सेज, जो मतलब पूर्ति योग्य हों, दोबारा से मतलब आ जाएं, ऐसे संसाधन उनको कहे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो एग्जाम्पल में सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एग्जाम्पल में आपके यहाँ पे सौर हो गया, ठीक है, और विंड पवन ऊर्जा हो गई, विंड एनर्जी, वाटर जल, फॉरेस्ट वन, और वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन, ये सब एग्जाम्पल में आपके आ जाते हैं, एटसेट्रा। और भी द रिन्यूएबल रिसोर्सेज मे फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। और ये जो संसाधन होते हैं, ये मतलब क्या करते हैं, ये जो जितनी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, मे फर्दर बी डिवाइडेड, इनको डिवाइड किया गया है किस में? इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, जो कि लगातार चलता रहता है और फ्लो में रहता है, प्रवाह में रहता है, ये ऐसे संसाधन है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरण साधन संसाधन, ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरण योग्य संसाधन, जिनका रिन्यूअल नहीं होता, जो रिन्यू नहीं होती दोबारा से। दीज ऑक्योर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। अब इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक मतलब बहुत ज्यादा गैप में होता है, इसके लिए बहुत लॉन्ग टाइम लगता है बनने में। सो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। और इसमें मिनरल्स जो हमारे खनिज हैं, या फिर फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म ईंधन हैं, ये सब मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिसोर्सेज के, जो कि जल्दी से रिन्यू नहीं होते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। और ये जो रिसोर्सेज हैं, इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स देयर फॉर्मेशन, इनके बनने में, फॉर्मेशन होने में लाखों साल लग जाते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल, और जैसे कि इसमें कुछ मतलब जो संसाधन है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जैसे मेटल हो गया, आर रिसाइक्लेबल, ठीक है, मेटल क्या है? रिसाइक्लेबल है, एक धातु है जो कि रिसाइक्लेबल है। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट रिसाइकल, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि लाइक फॉसिल फ्यूल हो गए, जीवाश्म ईंधन, जो कि कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, वो रिसाइकल नहीं हो सकता है, दोबारा से नहीं बनता जल्दी से। एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, और वो एक बार के प्रयोग के साथ ही, जब हम उसका एक बार यूज कर लेते हैं, तो फॉसिल फ्यूल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। जब हम फॉसिल फ्यूल को एक बार अगर यूज कर लेंगे, जीवाश्म ईंधन को, तो गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, उसके एक बार यूज करने से ही वो खत्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मैंने बताया, ऑनरशिप अपना मतलब स्वामित्व के आधार पर, ओके। सो फर्स्ट है इसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत संसाधन। दीज आर ऑल्सो ऑन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, जो संसाधन मतलब निजी या व्यक्तिगत कोई भी मतलब अपना ऑनरशिप जमाता है, उस पर ऑन्ड अपना होता है, प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपना निजी संसाधन। मैनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत से किसान मतलब क्या है, किसानों के पास सरकार द्वारा जो जमीन है, ठीक है, वो होती है, सरकार के द्वारा मिली हुई जमीन होती है, जिसके बदले में वो सरकार को क्या देते हैं? रेवेन्यू देना पड़ता है, उनको पेमेंट करना पड़ता है, मतलब कर देना पड़ता है, लगान चुकाते हैं।
In village there are people with land ownership but there are many who are landless. और गांव में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जमीन होती है, अपनी जमीन होती है, वो उसके स्वामी भी होते हैं। और बहुत से लोग मतलब कैसे होते हैं, लैंडलेस होते हैं, जिनके पास जमीन होती ही नहीं है। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। और जो अर्बन पीपल्स होते हैं, शहरों में लोगों के पास क्या होता है, ऑन प्लॉट्स होते हैं, अपनी जमीन, प्लॉट होते हैं, जो भी उनके घर वगैरह होते हैं, हाउसेस और अदर प्रॉपर्टी, और भी मतलब जायदाद होती है उनकी, जो प्रॉपर्टी होती है, और उसके मालिक होते हैं वो। प्लांटेशन, पेस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एटसेट्रा। बाग भी होते हैं और पेस्चर लैंड्स भी होती हैं, चारागाह, पॉन्ड्स, तालाब, वाटर इन वेल्स मतलब कुओं का पानी भी। ये सब आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। और ये सारे जितने भी आपको एग्जाम्पल बताए हैं अभी, वो संसाधन हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं। ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल, किसी एक के द्वारा निजी, मतलब ऑनरशिप अपना इंडिविजुअली, वो अपना हक रखते हैं उस चीज पे, ठीक है, ऑनरशिप होती है उनकी। सो मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन बाय योर हाउस होल्ड। आपको क्या करना है अब यहाँ पे, मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज अपने, ऑन बाय योर हाउस होल्ड, अपने परिवार के जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। अपने आप से ये आपको करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, कम्युनिटी मीन्स होता है सामुदायिक, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन ऑन रिसोर्सेज। So there are resources which are accessible to all the members of the community. ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनके लिए ये उपलब्ध होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। ब्लेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बूरियल ग्राउंड, ब्लेज पॉन्ड्स एटसेट्रा। और यहाँ पर आपका दे रखा है जैसे कि गांव की मतलब कुछ जगह है, ठीक है, ब्लेज कॉमन्स हैं, तो वहां पे ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड जहां पर चरते हैं पशु, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड, बूरियल ग्राउंड्स, और शमशान वाली जगह हो गई बूरियल ग्राउंड्स, जहाँ शमशान होता है। ब्लेज पॉन्ड्स हो जाती है, तालाब वगैरह, गांव में जो तालाब होते हैं ये सब। पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डू फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। और जो भी पब्लिक पार्क्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज में, नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक जैसे कि पार्क हो गए या पिकनिक स्पॉट्स हो गए, आपके पिकनिक की जगह, और आपके प्लेग्राउंड्स हो गए, खेल के मैदान, ठीक है, ये सब अर्बन एरियाज के हैं। आर डू फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। और वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए ये एक्सेसिबल है, वो सब इस चीज को मतलब यूज कर सकते हैं, उनके लिए ये उपलब्ध है जो भी वहां रहते हैं। नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज राष्ट्रीय संसाधन। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो राष्ट्रीय हैं, नेशन है। The country has legal powers to acquire even private property for public good. और देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में क्या करे, मतलब अधिग्रहित कर सकती है। Acquire even private property for public good. You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. और आपने देखा होगा कि जो भी सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइनें, ठीक है, रेलवे हैं, रेल की जो लाइनें होती हैं, being constructed on fields owned by some individuals। और व्यक्तिगत ये मतलब ऐसा है कि जो भी जिनके पास अपनी खेती होती है, ठीक है, वो अपनी खेती को दे देते हैं और उसी जगह पर ये चीजें बन जाती हैं। फिर किसी मतलब किसी का भी फील्ड होता है, ऑन फील्ड,
बाय सम इंडिविजुअल, तो उससे वो ले लिया जाता है और वहां पर ये कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज, ये चीजें यू माइट हैव सीन, आप देखते हो ना, रोड्स वगैरह को, कैनाल्स को, रेलवे को, कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स वगैरह में से निकाले जाते हैं, ऑन बाय सम इंडिविजुअल्स। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, और जो अर्बन डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होती हैं, जैसे शहरी विकास प्राधिकरण को मतलब क्या करा जाता है, जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो क्या करती है, जगह को मतलब अधिग्रहण कर लेती है, ले लेती है, ठीक है, और उसका मतलब अधिकार भी होता है कि वो उसको ले ले, एक्वायर लैंड, जमीन को वहां से ले ले, एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation। और सारे जितने भी खनिज हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ हैं, जल संसाधन है, वन या वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें मतलब पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। ये सब मतलब क्या है, नेशन के अंतर्गत आता है। ओके, नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये सब क्या है, राष्ट्र की ही संपदा है, ये सब बिलोंग करता है टू नेशन, जितनी भी रिसोर्सेज हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स, अब आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक है, संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, ये रेगुलेट करती हैं कुछ रिसोर्सेज को। द ओशियनिक resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। और जो भी मतलब द ओशियनिक रिसोर्सेज होती हैं तट रेखा से बियॉन्ड 200 मतलब 200 मतलब समुद्री मील, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर, ठीक है, से एक तरह से खुले जो भी महासागर होते हैं, इकोनॉमिक जोन से बिलोंग टू ओपन ओशियन, ओपन जो ओशियन होते हैं, खुले हुए महासागरीय जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, संसाधन है, उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, ठीक है, जो भी नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट, और कोई भी मतलब इसको बिना सहमति के, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता इसको, जो भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज है उनके लिए। तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, कुछ ऐसे मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संस्था वाले संसाधन हैं जिनको नियंत्रित करती हैं, और लेकिन 200 समुद्री मील की दूरी पर, और से खुले हुए कुछ महासागर हैं जो कि संसाधनों के रूप में ही आते हैं, वो किसी भी देश का अधिकार नहीं है इन पर, और इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। डू यू नो, अब आप डू यू नो एक बार चेक कर लीजिए, डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज nodules from the bed of the Indian Oceans from that area which lies beyond the exclusive economic zone। Identify some other resources which are international in nature। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास मतलब कुछ आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की जो तलहटी है उससे मैग्नीज ग्रंथियों का मतलब क्या होता है, माइनिंग होती है, खनन करने का अधिकार है, माइन करने का राइट मिला हुआ है। कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। सो आइडेंटिफाई सम देयर रिसोर्सेज,
विच आर इंटरनेशनल इन नेचर, जो कि प्रकृति में इंटरनेशनल है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, उनकी आपको क्या करना है, पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है। अब आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर, ओके, डेवलपमेंट विकास। सो पोटेंशियल रिसोर्स, पहले संभावित संसाधन को आप कर लीजिए कंप्लीट। पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ये जो रिसोर्सेज है पोटेंशियल रिसोर्स, वो रिसोर्सेज हैं जो किसी प्रदेश में होते हुए भी लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है, मतलब ये है लेकिन इनका यूज बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, इनका यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। अब मतलब उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट दे रखा है आपका द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में, विशेषकर जैसे कि पार्टिकुलरली राजस्थान हो गया और गुजरात, इसमें क्या होता है कि जो हवाएं हैं, एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, जो हवा है, पवन है और सौर ऊर्जा के जितने भी रिसोर्सेज संसाधन हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, एनॉर्मस रूप में है, बहुत ही ज़्यादा, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो है ये एनॉर्मस पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं बट इनका सही प्रकार से विकास नहीं हुआ, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, सही से इनको डेवलप नहीं किया गया। नेक्स्ट आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज विकसित संसाधन, resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की जो गुणवत्ता है और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, संसाधनों का विकास, ठीक है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट, संसाधनों का विकास डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, किस पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पर, एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, और उसकी संभाव्यता पर, ठीक है, निर्भर करता है। स्टॉक, स्टॉक मीन्स होता है भंडार, ओके, स्टॉक, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Material in the environment which have the potential to satisfy human need but human being do not have the appropriate technology to access these. So हम स्टॉक कर रहे हैं अभी पर्यावरण में, मतलब जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, पर्यावरण में उपलब्ध जो भी मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, जो कि मानव की जो नीड्स है, ठीक है, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है ह्यूमन नीड्स को, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। दीज आर इंक्लूडेड एमंग स्टॉक, और मतलब उसके मतलब पहुंच से बाहर है, ये स्टॉक नहीं है उसके पास, इस चीज का ये जो स्टॉक है वो भंडार उनके पास शामिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज, जो वाटर है वो टू गैसेस का कंपाउंड है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, इसका मतलब यौगिक है। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर और गैस जो दो गैसें हैं, जल और दो गैसों जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन क्या है, कैन बी यूज, हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत ही ज्यादा मतलब एक बहुत मुख्य स्रोत है ये, मतलब ऊर्जा का, हाइड्रोजन। But we do not have advanced technical know how to use it for this purpose, hence it can be considered as stock. लेकिन इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास कोई भी मतलब क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, टेक्निकल एडवांस टेक्निकल जो तकनीकी है उसका हमारे पास नॉलेज नहीं है, नो हाउ, हम नहीं जानते कि कैसे करें। ठीक है, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, और हम इसको मतलब कंसिडर नहीं कर सकते, इसका मतलब प्रयोग नहीं कर सकते। इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, स्टॉक में इसको नहीं रख सकते हैं। Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. ये जो संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है, स्टॉक का ही क्या है, एक हिस्सा है, विच कैन बी पुट इनटू यूज, जिन्हें मतलब यूज किया जा सकता है, किसके उससे, एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, जिन्हें उपलब्ध हम तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी मतलब शुरू नहीं हुआ। These can be used for meeting future requirement, और इनका उपयोग हम भविष्य में जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं ना, उनकी पूर्ति के लिए कर सकते हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। जो नदियों के जल है, ठीक है, उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, बिजली पैदा करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, किया जा सकता है इस चीज को, बट इट इज बीइंग यूटिलाइज ओनली टू बी लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन वर्तमान समय में जो प्रेजेंटली हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित मतलब लिमिटेड कर रहे हैं, लिमिटेड तौर पर ही हो रहा है, बिल्कुल एक्सटेंट हो रहा है लिमिटेडली। Thus, the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. इस प्रकार thus the water in the dam, जो भी बांधों का जल है, डैम्स का पानी है, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, वन जो जंगल वगैरह है एक्सेट्रा आदि बहुत सारी चीजें, इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। ये मतलब हम इनको रिजर्व कर सकते हैं, संचित करके रख सकते हैं, जिनका यूज हम फ्यूचर में कर सकते हैं, इनका यूज फ्यूचर में फिर किया जा सकता है भविष्य में। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का विकास। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की क्वालिटी के लिए, जो हमारी गुणवत्ता है लाइफ की, उसको बनाए रखने के लिए भी, मेंटेन करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, फ्री गिफ्ट है ये नेचर का। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और मनुष्य ने इनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया है, अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे मतलब बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। मेजर प्रॉब्लम लाइक डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ व्यक्तियों के लालच से, ठीक है, ग्रीड मीन्स होता है लालच, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज
जो रिसोर्सेस हैं वो कम होती जा रही हैं फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ व्यक्तियों के लालच से ये जो संसाधन है वो कम हो गए। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have nots or rich and poor। और संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, ठीक है, एक तो रिसोर्स है और रिसोर्स नहीं है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। और गरीब में मतलब अमीर गरीब में एक तरह से बट गया है। जैसे अमीर गरीब होते हैं उस तरह से रिच और पुअर होते हैं, उस तरह से ये बट गया है जो हमारी रिसोर्सेस हैं। इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट्स exhausted one day, how would this affect our lifestyle? कल्पना करो कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। प्लान अ सर्वे इन योर कॉलोनी विलेज टू इन्वेस्टिगेट पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसाइकलिंग ऑफ द डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल वेस्ट। आस्क क्वेश्चन अबाउट घरेलू और कृषि संबंधित जो भी चक्र चल रहे हैं उसके बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने या तो आप मोहल्ले में जाओ या गांव में एक सर्वे करो, लोगों से क्वेश्चंस पूछो। व्हाट डू दे थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज़, उनके द्वारा जो भी उपयोग में लाए जाने वाले रिसोर्सेज हैं उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट द वेस्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उनके वेस्ट के बारे में जो वो वेस्ट करते हैं, ठीक है, वेस्ट या फिर उसके यूटिलाइजेशन जो उपयोग में लाते हैं उसके बारे में क्या विचार हैं। कोलाज योर रिजल्ट्स, और अपने मतलब जो भी आपका रिजल्ट आता है उस चीज़ का कोलाज तैयार करो। ओके Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। जो संसाधन है, संसाधनों के बहुत ज़्यादा अंधाधुंध शोषण से जो हमारा पारिस्थितिक जो भी हमारा मतलब जियोलॉजिकल ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, पारिस्थितिक जो तंत्र है वो संकट में आ गया है, क्राइसिस हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, और ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो ओजोन परत है वो हट चुकी है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। एंड लैंड डिग्रेडेशन, और भूमि निम्नीकरण हो रहा है, मतलब भूमि भी बहुत, लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। मानव जीवन की जो भी क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी और ग्लोबल पीस, जो विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि बंटवारा टाइप हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का, इक्विटेबल हो गया है एक तरह से। सो इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन वाई अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ अवर प्लेनेट इज इन डेंजर। और यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान में मतलब ये होता रहा, डिप्लीशन कम होता रहा, तो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी क्या होगा भविष्य में, किस पर आ जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। अवर प्लेनेट, जो हमारा प्लेनेट है, इज इन डेंजर। फ्यूचर में जो हमारा प्लेनेट है वो डेंजर में पड़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ सकता है। Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत आवश्यक है। और इसको मतलब इसका सही अर्थ ये है कि इसको हम क्या करें, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इसका सही से विकास करें और इसको एक मतलब एक कंपोनेंट बना लें, अपना एक हिस्सा बना लें कि हमें इसका
विकास भी करना है और इसको सही से यूज भी करना है। इसका सही अर्थ यही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीय विकास। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका अर्थ ये है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, जो विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो भी है वो भविष्य की हमारी मतलब जो भी फ्यूचर की पीढ़ियां हैं, ठीक है, उनकी आवश्यक जो भी नीड्स हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उनको, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स हैं, उनको पूरा करते रहे। उनकी मतलब ये ना करे कि नॉट कॉम्प्रोमाइज विद नीड टू द फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट में अभी हम खर्च कर लें जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, और फ्यूचर के लिए कुछ बचा के ही ना रखें, तो ये नहीं होना चाहिए। जो फ्यूचर जनरेशन के लिए नीड है उसको हमें बचा के रखना है। Rio de Janeiro Earth Summit 1992। In June 1992, more than 100 heads of state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। रियो डी जेनेरो, ये अर्थ समिट 1992 में, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसका ये पूरा दे रखा है यहाँ पे कि जून 1992 में 100 से भी ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में ये लोग एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित जो भी नेता थे, उन्होंने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों जैसे कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई, और 21st शताब्दी में ये मतलब विकास के लिए एजेंडा तैयार किया गया। 21st को मतलब ये इसकी स्वीकृति दे दी गई थी कि ये मतलब हो जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इन द 21st सेंचुरी में अचीव किया गया, प्राप्त किया गया। एजेंडा 21st, it is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs, and shared responsibilities. One major objectives of the Agenda 21st is that every local government should draw its own local Agenda 21। और एजेंडा 21 ये एक मतलब ऐसा डिक्लेरेशन किया गया था जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीईडी के मतलब राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा एक स्वीकृति दी गई थी, ये स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, इसको हासिल करना है। ये एक क्या था? इट इज़ एन एजेंडा कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, और इसका उद्देश्य ये था
कि जो भी एनवायरनमेंट डैमेज होता है, ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कुछ भी डैमेज हो रहा है, उसमें उसमें कुछ खराबी हो रही है, डैमेजेस आ रही हैं, या फिर पॉवर्टी, गरीबी हो गई, या फिर डिसीज, जो भी रोग हैं, ठीक है, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन इनसे निपटना है। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट तैयार किया गया था, डिक्लेरेशन किया गया था। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय जो भी मतलब स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें, जो भी वहाँ के रहने वाले हैं। एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ, जो भी लोकल गवर्नमेंट है वो एजेंडा 21 को ड्रॉ करें, इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21, और ये उनका अपना लोकल एजेंडा होगा 21। तो ये तैयार किया गया। ओके बेटा, रिमेनिंग पार्ट हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर का। So if you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.